हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो एमटीपी का फर्स्ट सीरीज आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है दिसंबर अटेम्प्ट फाउंडेशन के लिए, और लॉ का पेपर उसमें हो चुका है। आईसीए का हालांकि सजेस्टेड अभी तक आना बाकी है, लेकिन आइए हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की। हालांकि कहीं कहीं पे पेपर बहुत इजी है, सिंपल है। कुछ एक क्वेश्चंस आपको बढ़िया एकदम कह सकते हैं कि दिमाग जहां पे लगाना पड़ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग फटाफट से अपनी बात करेंगे। बाकी ऐसे ही जब अपने सजेस्टेड इशू कर देगा तब सारी बात वहां जाकर के क्लियर होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। Mr. Ayush is the principal in modern public school. He need 2000 packet of biscuit to be distributed to students in his school on the occasion of Republic Day celebration. For this purpose, he contracted with Yograj Biscuit Company. बढ़िया सा क्वेश्चन है। मिस्टर आयुष जो है वो विजिट भी करते हैं वर्कशॉप ऑफ योगराज बिस्किट कंपनी एंड वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ बिस्किट. He also found that a large number of varieties of biscuit are manufactured in the workshop. He ordered 2000 biscuit and gave the token money. लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कैटेगरी ऑफ बिस्किट को ही नीडेड. अब योगराज बिस्किट कंपनी डिडंट सप्लाई द बिस्किट ऑन द ड्यू डेट. अब यहां पे आयुष जो है वो बट ऑब्वियस है, मिस्टर आयुष फाइल द सूट अगेंस्ट योगराज बिस्किट कंपनी फॉर कॉम्पनसेशन. अब रीजन के साथ पे हमसे पूछा है कि बताइए कि यहां पे योगराज बिस्किट लायबल होगी कि नहीं होगी. अब बढ़िया सा क्वेश्चन है, एडवांस भी पैसा दे दिया गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके बीच में सबसे बड़ी बात है कि कैटेगरी ऑफ बिस्किट जो है वो डिसाइड नहीं है. इस वजह से यहां पे अनसर्टिनिटी है. अनसर्टिनिटी के हिसाब से हमारा सेक्शन नंबर 29 लगता है, और 29 कहता है कि इट इज अ मैटर ऑफ वॉइड एग्रीमेंट होना चाहिए, और वॉइड एग्रीमेंट होने की वजह से आप उसको कॉम्पनसेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. तो बहुत सिंपल है सर, टोकन मनी दे दिया, उसका क्या करना है. हमने पढ़ा हुआ है जब भी कोई एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर होता है तो जो भी अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा. तो वो चीज लाने की पूछी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना आपने से पूछा है अपन लिख सकते हैं. कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर इस पे सेक्शन 20 क्यों नहीं लग सकता है. बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज अपनी तरफ से एक मिस्टेक के अंदर हैं, जहां दोनों ने ही प्राइस डिसाइड करने गुड्स का जो कह सकते हैं कैटेगरी ऑफ गुड्स है वो डिसाइड करने के अंदर फॉल्ट कर दिया है. तो हो सकता है कि इसका आंसर सेक्शन 20 से जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सेक्शन 29 जो है अनसर्टेनिटी, वो इसके ऊपर ज्यादा जो है वो ठीक बैठता है. बाकी ऐसे का सजेस्टेड जब आएगा तो वहां से हम लोग इसको और प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं. अदरवाइज ये आंसर जो है वो मुझे प्रॉपर लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. पार्श्वनाथ इंफ्रा हाइट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, 215 मेंबर है, और आउट ऑफ 215 मेंबर्स 20 मेंबर्स जो हैं वो एम्प्लॉय हैं कंपनी के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जून 21 से 30 जून 23. दे वर अलॉटेड शेयर इन द पार्श्वनाथ इंफ्रा ऑन 1 अप्रैल 17 व्हिच आर हेल्ड बाय देम टिल टुडे 31 अक्टूबर 23. नाउ कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी. तो बिल्कुल बढ़िया, पब्लिक कंपनी है, 2 क्लॉज 71 में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट यानी 2 क्लॉज 68 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं. अच्छी बात है, हो जाइए. अब सवाल अपने से पूछा है कि क्या इनको नंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे क्या. उसका रीजन है कि भी 215 मेंबर है. अब कॉमनली सबको लगेगा सर 215 मेंबर है, इसमें से 20 जो है वो तो कंपनी के एम्प्लॉइज है, उनको माइनस कर दीजिए तो हमारे पास में मेंबर्स 195 बचेंगे. तो रिडक्शन की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पे एक छोटा सा पंगा है. पंगा ये है कि एम्प्लॉयमेंट उनके पास में आया है जून 21 से लगा करके 30 जून 23 तक. इस पीरियड में वो लोग एम्प्लॉय थे, लेकिन जब वो एम्प्लॉय थे तभी उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं. शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं 1 अप्रैल 17 को एज अ मेंबर ही. उस वक्त में वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे. और अब एक्सक्लूड उन एम्प्लॉयज को कर दे जिनको हमने शेयर्स कब दिए थे, उस वक्त में जब वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, और जिस वक्त में यहां पे उनको शेयर दिए गए हैं उस वक्त वो एम्प्लॉय नहीं थे. और इस वजह से यहां पे ये कंपनी अगर रिड्यूस होती है तो, और अगर कंपनी कन्वर्ट होती है तो दे हैव टू रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर. उनको यहां पे मेंबरशिप नंबर जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा. ये इसके आंसर के अंदर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. बराबर से नेक्स्ट पे आते हैं. रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेक्शन 26 के हिसाब से इसका आंसर जो है बहुत इजीली दिया जा सकता है. सोगा का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5 सर्कमस्टांसेस जहां पे हमको कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसर्न ऑफ बोथ द पार्टीज. तो दोनों पार्टीज की कंसर्न से जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, तो हमने पढ़ा हुआ है नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसेशन, रेमिशन, फेवर वाले पॉइंट है 62 से 67 वाला जो सेक्शन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो सीधा सीधा सा आंसर थ्योरी का. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे लोगों को डायरेक्टली अपने से कुछ चीजें पूछी हैं. अगर पूरा स्टेटमेंट भी देखें और उसके बाद पूछा यह है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन एलएलपी और एलएलसी.
अब एलएलसी मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कहा था कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को ही बोला जाता है, अपने यहाँ सिर्फ कंपनी बोलते हैं, नॉर्मली एलएलसी भी कहा जा सकता है। तो आपको डिफरेंस बताना है एलएलपी और एलएलसी के बीच का, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो जनरली 5 डिफरेंसेस अपने को यहाँ पे दे देने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपल्सरी। बिल्कुल हमको पता है, नहीं, नॉन रजिस्ट्रेशन पे कोई पेनल्टी है, ये बात भी सही है। लेकिन इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन रजिस्ट्रेशन फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगी, फर्म पार्टनर पे, पार्टनर फर्म पे केस नहीं करेगा, मैक्सिमम सेट ऑफ 100 रुपए का मिलेगा, 100 रुपीज का, बट थर्ड पार्टी हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट इवन अनरजिस्टर्ड फर्म। ये सब हमने पढ़ा है। और अनअफेक्टेड राइट्स जो हैं आपके, जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, उन पर कोई असर नहीं आएगा, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स पर असर आता है। डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल हो सकता है। तो वो सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वो सारे अपने को लिखने हैं। तो 69 में बहुत क्लियर थ्योरी क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटू ऑफ 17 years has purchased a mobile of 25,000 for his online classes from mobile sales center on credit। उधार पे खरीदा है छोटू ने ये। ड्यू डेट पर ही डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ मोबाइल, उसने पेमेंट नहीं किया। मोबाइल सेल्स सेंटर छोटू पे सूट फाइल करता है और उसके पेरेंट्स पे भी फॉर द प्राइस ऑफ मोबाइल। अब छोटू जो है उसके पास 15,000 का कैश बैलेंस है, लेकिन उसके फादर के पास इनफ मनी है टू पे द प्राइस। हमसे पूछा गया हु विल बी लायबल, तो बट ऑब्वियस है अकॉर्डिंग सेक्शन 11 एग्रीमेंट विद माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट, तो माइनर पे सूट तो होता नहीं है। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है तो लाइफ का नेसेसिटी है, लेकिन उसमें भी सेक्शन 68 लग जाएगा, बराबर। लाइफ का नेसेसिटी है तब भी माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते, ओनली हिज प्रॉपर्टी विल बी रिस्पांसिबल टू पे। और उसकी प्रॉपर्टी के नाम पे 15,000 है तो वो आप रिकवर कर सकते हो। अब पेरेंट्स की जहां तक बात आई, तो जब तक माइनर एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स काम नहीं करे, पेरेंट्स आर नॉट लायबल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो पेरेंट्स पे सूट फाइल नहीं होगा, कि अपने को लिखना चाहिए। तो 2 सेक्शन का रेफरेंस देते हैं, बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा। चलिए फोर्थ का बहुत फटाफट हम लोग कर रहे हैं। अनपेड सेलर के रीसेल के राइट्स बच्चों हमसे पूछे हुए हैं, पैरिशेबल हो तो क्या करना है, नॉन पैरिशेबल हो तो क्या करना है। रीसेल के अंदर अगर विद नोटिस दिया है, विदाउट नोटिस दिया है, सारे पॉइंट सेक्शन 54 में अपने पढ़े हुए हैं, वो आपको लिख देने चाहिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। ANBR partners in ABN company firm is doing business for trading plastic bottles। पार्टनरशिप फर्म है। A is authorized to sell the stock of plastic bottle। It was decided between them that A should sell the plastic bottle at the minimum price जो उन्होंने डिसाइड किया है। अगर A सेल करता है लेस देन मिनिमम प्राइस से, तो उसको फर्स्ट परमिशन लेना पड़ेगा B से, दूसरे पार्टनर से। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉटल वाज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग, कम हो रही है। सेव द लॉसेस ऑफ द फर्म, ए ने एक स्टॉक सेल किया लोअर प्राइस के ऊपर। ए ने ट्राई किया टू कॉन्टैक्ट बी बट कुडंट डू सो एज बी वाज इन फॉरेन ट्रिप। आफ्टरवर्ड व्हेन बी केम, ही फाइल्ड द सूट टू रिकवर द डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड मिनिमम प्राइस ऑफ द फर्म। बट ऑब्वियसली उसने केस किया कि भाई पैसा चुकाओ मेरा जो तुमने लेस प्राइस के ऊपर सेल किया है, बराबर। अब बी कैन डू सो अंडर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। वैसे हर पार्टनर को कुछ काम करने का अथॉरिटी है जिसके बाहर जाके वो काम नहीं करेगा, लेकिन हमको पता है सेक्शन 21 में पार्टनर के इमरजेंसी पावर है, जहां उसने फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए कुछ किया हो। ऐसा पर्सन जो उस ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उस सिचुएशन में अपने लिए करता, तो इमरजेंसी में ये सारे पावर्स एक पार्टनर के पास में होंगे जो उसने यहाँ पे यूज भी किए फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए। तो ऐसे में बी यहाँ पे ए से, जिसको लग रहा है कि अनऑथराइज काम किया होगा, उससे आप ये डिफरेंस अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हो। तो इमरजेंसी इन पार्टनरशिप वाला पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं। फिफ्थ का ये क्वेश्चन कहता है रामविलास यादव इज अ फार्मर। अन्ना चिप्स कंपनी अप्रोच हिम and entered in a contract to supply 100 quintal of potatoes which to be grown in the field belonging to the Ramvilas Yadav, 1000 rupees per quintal। चिप्स बनाने वाली कंपनी है, रामविलास नाम के एक फार्मर से उसका सारा जो खेती है पोटैटोज का, वो पोटैटोज का खेती खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। अन्ना चिप्स कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ प्राइस बट डिलीवरी टू बी मेड आफ्टर 6 मंथ। ठीक है भैया, 6 महीने बाद डिलीवरी होना है, फ्यूचर गुड्स की बात हो गई। Before the time of delivery, the whole crop of potato was destroyed due to flood। सारा फ्लड के अंदर बह गया। अन्ना चिप्स कंपनी डिमांडेड द पेमेंट ऑफ प्राइस which is already made by it। जो उन्होंने प्राइस का पेमेंट कर दिया है, तो बट ऑब्वियस है डिमांड ऑफ द प्राइस उन्होंने किया। रामविलास यादव यहाँ पे डिनाई करता है रिटर्निंग द प्राइस, सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज ऑलरेडी एंटर्ड, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है। तो अब जो क्रॉप्स है वो तो आपकी क्रॉप्स है, मेरी क्रॉप्स थोड़ी है, क्योंकि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो लॉस है वो आपका है। Hence loss of crop must be borne by it। आप ही बियर करो भाई, उससे कंपनी को बोला।
सोगा के हिसाब से हमको पूछा है कि क्या अन्ना चिप्स कंपनी अपना पैसा जो उन्होंने एडवांस पूरा दे दिया है, जो भी कुछ एडवांस, वो रामविलास से ले सकते हैं क्या? तो बच्चे लोगों को यहाँ पे एक तो फ्यूचर गुड्स वाला पॉइंट लगेगा। साथ में सेक्शन 8 में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि फ्यूचर गुड्स के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर गुड्स है तो अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे नहीं वो, और अगर गुड डिस्ट्रॉय होता है तो उसको वॉइड ही डिक्लेयर माना जाएगा, तो इट इज अ मैटर। तो फ्यूचर गुड्स का आपको डेफिनेशन वगैरह लिख देना चाहिए। सेक्शन 8 का रेफरेंस इसके अंदर दीजिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स है और फ्यूचर टाइप के आपके गुड्स हैं, तो ऐसे में एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड, और जो पैसा एडवांस में देके रखा है वो वापस से रिकवर होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एवेन्यू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंटेन अ क्लॉज दैट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर हिज शेयर इन द कंपनी शुड बी सोल्ड टू अदर पर्सन। समझिएगा, एक कंपनी के आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि अगर एक क्लॉज है, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल है, क्लॉज है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ही शेयर इन द कंपनी, अगर वो दिवालिया होता है तो उसके शेयर जो हैं वो अदर पर्सन को सोल्ड होंगे, लेकिन प्राइस फिक्स की जाएगी डायरेक्टर्स की तरफ से। ठीक है भाई, अब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में अपने शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जो लगाया भी है। मिस्टर नीरज शेयर होल्डर है, वो डिक्लेयर होता है इंसॉल्वेंट, उसका जो असाइनी है वो क्लेम करता है कि वॉज नॉट बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल एंड फ्री टू सेल द शेयर एट द ट्रू वैल्यू। मैं तो जो भी ट्रू वैल्यू उस पर बेचूंगा, मैं आर्टिकल्स को मानने के लिए बाउंड नहीं हूं। आपसे पूछा गया कि क्या ऑफिशियल असाइनी बाउंड है क्या, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल्स सेक्शन 5 भी है जिसमें आर्टिकल्स की डिटेल है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 भी है, डेफिनेशन अपने को देनी चाहिए। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो ये वैसे तो सी इंटरमीडिएट टाइप का क्वेश्चन है। आपके कोर्स में भी एक पॉइंट है सेक्शन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं बिटवीन कंपनी एंड मेंबर और मेंबर्स एंड कंपनी। तो अगर कंपनी और मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी मेंबर को बाउंड कर सकती है। ऑफिशियल असाइनी ये हुआ, लेकिन शेयर होल्डर नीरज ही है और उसी के शेयर बिक रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ऑफिशियल असाइनी को, बिकॉज ऑफिशियल असाइनी जो है वो बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल। और एक बहुत बढ़िया केस इंटर में इसमें काम करता है, ब्रॉडलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स का एग्जैक्ट केस यही है जो इस वक्त में सी इंटरमीडिएट के कोर्स में कवर है। आपके कोर्स में खाली सेक्शन 10 जरूर दे रखा है, लेकिन ये जो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है ये एग्जैक्टली हमारा जो ब्रॉडलैंड ट्रस्टी वाला हमारा केस है, स्टील ब्रदर्स वाला, बिल्कुल वही सिचुएशन है। और मेंबर्स को यहाँ पे एज पर आर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड रहेंगे। तो सर आंसर लिखेंगे कैसे? तो बेटर आंसर अब ऐसी किस तरह से इसका आंसर फ्रेम कर रहा है, क्योंकि इंटर से उन्होंने क्वेश्चन उठाया ये। बेसिकली प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया जा सकता है और आर्टिकल्स की डेफिनेशन देकर के सेक्शन 10 मतलब आर्टिकल्स के साथ ही आ जाएगा। सेक्शन 10 का रेफरेंस भी कि एवरी मेंबर इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स। सो जो आर्टिकल्स में आपको मानना पड़ेगा ये इसके आंसर में होना चाहिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ प्रोविजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आ भी चुका है, पिछले 1-2 एग्जाम्स में, जहां सेक्शन 25 के हिसाब से नेचुरल और अफेक्शन वाला अपना पॉइंट हो गया, जो आपका फेवरेट पॉइंट है, आप सबको याद भी है। रिटर्न साइन और रजिस्टर्ड होना चाहिए और ड्यू टू नेचुरल होना चाहिए, नियर रिलेशन होने चाहिए, तुमको पता है। और 3 साल में हमारा डेप्ट टाइम बार हो जाता है, लेकिन उसके बाद रिटर्न प्रॉमिस अगर कर दिया है तो वैलिड हो जाएगा रिटर्न एंड साइन। तो पूरा प्रोविजन आपको लिख देना है। शेयरिंग द प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बहुत कॉमन पॉइंट है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप वाला पॉइंट सेक्शन 6 के अंदर कि प्रॉफिट शेयरिंग ट्रू टेस्ट नहीं है, ट्रू टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी। हमारे क्रेडिटर्स हो गए या मैनेजरल रेम्यूनरेशन हमारा हो गया या डिजीज पार्टनर जो है वो सब प्रॉफिट का शेयर तो लेते हैं, बट दे आर नॉट पार्टनर्स ऑफ द फर्म। वो अपने को पॉइंट लिख देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, माइक एलएलसी। एलएलसी वर्ड से कंफ्यूज मत हो रहा, कंपनी की बात हो रही है, कंपनी एक्ट भी बोला है। इनकॉर्पोरेटेड है सिंगापुर के अंदर, लेकिन उनका ऑफिस जो है वो पुणे में है। तो आपसे ये पूछा है कि क्या इस कंपनी को फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं क्या? बच्चों सेक्शन 2 क्लॉज 42 के हिसाब से बढ़िया फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दे दो। और फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देने के बाद में आपको पता ही है कि अगर इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है लेकिन उनका ऑफिस इंडिया के अंदर अगर एस्टैब्लिश है, मतलब बिजनेस प्लेस इंडिया के अंदर है, तो इट मींस दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी। वो अपने को आंसर में लिख देना चाहिए। उन्होंने लिख दिया, किस तरह का ऑफिस है नहीं बोला है आपको क्लियरली कि लाइसेंस ऑफिस है कैसा है, तो मान के चलेंगे कि इनकॉर्पोरेशन बाहर है, ऑफिस पुणे के अंदर है, इट मींस बिजनेस प्लेस यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है। सो दिस कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, ये अपने को आंसर्स में दे देना चाहिए। तो ये पूरा पेपर बच्चों बहुत फटाफट से आप लोगों के मैसेजेस भी देख सर इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब बाकी आंसर आईसीई के भरोसे रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आईसीई के आंसर्स कई बार
जैसे आपको याद है वो आरटीपी के अंदर मैंने आपको रमन वाले केस इंडस्ट्रिस्ट के बारे में बोला था कि आईसीए ने तीसरी बार अपना आंसर वहां पे चेंज किया है, जहां लिटिगेशन वाला हमारा मैटर था, जो इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस में, और आईसीए ने उसको इस बार चेंज करके रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वाले पॉइंट के अंदर सर्विस एग्रीमेंट के अंदर डाल दिया है। तो भाई अब वो तो क्या करेंगे वो वही बता सकते हैं। अपने हिसाब से बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को पहले से पता भी हैं, तो एक बार फटाफट से हमने कर लिया। तो कुछ चेंज होता है तो आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी, बात होगी। MTP 2 के टाइम हम लोग फिर से मिलते हैं। बच्चे लोगों अच्छे से तैयार करिएगा। ऑल दी बेस्ट।